सब लोग पेपर कर लिए होंगे। अब चलिए पहला क्वेश्चन किया जाए। उपराष्ट्रपति पद नाम के वेतन की व्यवस्था संविधान में नहीं है। सही बात है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति पद का जो वेतन है वो सभापति होने के नाते उसको दिया जाता है, उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं होता है। उपराष्ट्रपति पद मृत्यु आदि के कारण रिक्त हो जाने पर अगले चुनाव तक रिक्त ही रहेगा, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। बात सही है। राष्ट्रपति का 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्यता होता है, उपराष्ट्रपति का 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्यता नहीं है। यह भी स्टेटमेंट सही है। अब देखिए व्याख्या करेगा कि नहीं, ऊपर वाला पढ़ के क्योंकि लगाइए, तो क्योंकि लगा रहे हैं तो कहां सेट बैठ रहा है, वेतन से इसका क्या लेना देना, तो क्या होगा, व्याख्या नहीं करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। भाई हमारे यहां जो है मंत्री लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, तो दोनों सदनों से चयन कर सकता है। बाहर का व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है, लेकिन वहां पर ध्यान रखिए कि बाहर का व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन कम से कम उसमें लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। 6 महीने के भीतर उसको सदस्य बनना पड़ेगा तो है ही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उसको जो है वह उसमें योग्यता होनी चाहिए लोकसभा राज्यसभा सदस्य बनने की, तभी वो केंद्र स्तर पर मंत्री बन सकता है। ये तो ठीक लिखा है थोड़ा बहुत। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करता है। यह प्रधानमंत्री का विवेकाधीन शक्ति है। ये गलत। अपने मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग। देखिए अब पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी विदेशी व्यक्ति को मंत्री थोड़ी बना पाएगा, इसलिए यह थोड़ा सा कम सही है। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्ति रखता है क्योंकि स्वविवेक का शक्ति राष्ट्रपति में, तो ऐसे ही गलत है। अब इसमें सबसे अच्छा आंसर यही होगा, यही लगाइए, पूर्णतः स्वविवेक। यदि स्वविवेक लिखा रहता तब भी थोड़ा चलता। पूर्णतः स्वविवेक का मतलब यहां हुआ कि बाहर का व्यक्ति भी मंत्री बना सकता है। कैसे बना सकता है? जो नागरिक होगा वही तो मंत्री बनेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकसभा राज्यसभा का जो सदस्य बनने की योग्यता रखता है वही मंत्री बन सकता है, तो ये होगा आंसर। अगला चलिए, जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है, तब सभापति को, मान लीजिए उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है, तब सभापति को राज्यसभा में बोलने और उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा। ये बताइए, उपराष्ट्रपति जो है हमारे यहां जो होता है, राज्यसभा में बोलने और उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा, यहां तक तो सही है। कार्रवाई के दौरान किसी विषय पर मत दे सकता है, सदस्य नहीं होता राज्यसभा का, स्पीकर तो सदस्य होता है, तभी तो स्पीकर बनता है। कार्रवाई के दौरान किसी विषय पर मत दे सकता, मत नहीं दे सकता है, कास्टिंग वोट का प्रयोग कर सकता है। कार्रवाई के दौरान निर्णायक मत दे सकता है, इसमें निर्णायक मत भी नहीं दे सकता है। क्यों? अरे उसी के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव चलेगा तो दूसरा व्यक्ति बैठा रहेगा, तो कहां से निर्णायक मत दे देगा? सामान्य जो विधेयक होता है उस पर निर्णायक मत देता है ना, ये भी गलत है। केवल एक सही होगा आंसर। अगला चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रथमतः प्रस्तावित किया जा सकता है? तो बताया था कि उपराष्ट्रपति के संदर्भ में पहले राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा, इसके बाद लोकसभा में जाएगा। राज्यसभा में प्रभावी बहुमत तात्कालिक बहुमत से पारित होगा, फिर लोकसभा में जो है साधारण बहुमत से पारित होगा, तो दोनों में पारित होगा, लेकिन पहले राज्यसभा में ही रखा जा सकता है। तो यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहां प्रथमतः प्रस्तावित किया जाएगा? केवल राज्यसभा में प्रथमतः, लोकसभा में प्रथमतः नहीं। पहले राज्यसभा में पारित होगा तात्कालिक बहुमत से, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पहले तात्कालिक बहुमत से पारित होगा, फिर लोकसभा में जाएगा, वहां साधारण बहुमत से पारित होगा। जिस दिन लोकसभा पारित करेगी उस दिन से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। अब चलिए मिलाइए, भारत का राष्ट्रपति, तो भारत का राष्ट्रपति संविधान, भारत के संविधान की शपथ लेता है। सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। संसद सदस्य, तो संसद सदस्य जो है वह कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का लेगा। असंघ के मंत्री गोपनीयता की शपथ लेते हैं, तो क्या होगा आंसर? सी, 3 4 2 1। कौन सा कथन सही है? यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित हो जाता है तो चुनाव के पहले तक उसके किए गए कार्य अवैध होंगे। गलत। मान लीजिए अवैध हो जाता है तो जितना उसने कार्य किया है वो सब कार्य जो है
सही माना जाएगा, अवैध नहीं होगा। तो गलत हो गया स्टेटमेंट। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित समस्त विवाद चुनाव आयोग द्वारा, चुनाव से संबंधित समस्त विवाद कौन बताया था? सुप्रीम कोर्ट। ये भी गलत। उपराष्ट्रपति पद मुक्ति के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं। सही बात है, कोई महाभियोग थोड़े ना है, इंपीचमेंट प्रोसेस थोड़े ना है। उपराष्ट्रपति पद के साथ कोई सामान्यतः औपचारिक कार्य जुड़ा नहीं, ये भी बात सही है। उपराष्ट्रपति, भाई उपराष्ट्रपति का कार्य जो है तो आप जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय का वो चांसलर होता है, पदेन चांसलर होता है। उपराष्ट्रपति का ऐसा कार्य तो संविधान में कुछ है नहीं, कोई औपचारिक कार्य तो है नहीं, केवल राज्यसभा का जो है वह सभापतित्व का काम करता है। सही है, तो इसमें 3 और 4 आंसर होगा। अरे 3 और 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4। अब चलिए, राष्ट्रपति की अनुमतियों के संबंध में विचार करें। राष्ट्रपति पर कोई दीवानी फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। गलत, फौजदारी मुकदमा नहीं चलेगा। दीवानी मुकदमा 2 महीने पूर्व नोटिस देकर चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 361 में बताया था, राष्ट्रपति के कार्यों और शक्तियों के संबंध में कोई भी न्यायालय उससे जवाब तलब नहीं कर सकता। सही। कोई भी न्यायालय राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी नहीं कर सकता। सही। इसमें क्या होगा? 2 और 3 आंसर होगा। अरे भाई, राष्ट्रपति पर कोई दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये बताइए, दीवानी मुकदमा तो 2 महीने पूर्व नोटिस देकर चलाया जा सकता है, कोई दिक्कत थोड़ा है। अगला चलिए, क्षमादान एक अनुग्रह है जिसकी मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती। सही बात है। क्षमादान शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। सही है। क्षमादान की शक्ति न्यायालय के निर्णय को बदल देती है। न्यायालय का निर्णय नहीं बदलता है, न्यायालय का निर्णय यथावत बना रहेगा। न्यायालय के निर्णय को राष्ट्रपति का निर्णय सुपरसीड नहीं करेगा। अब AIR मोटी वाली जो लॉ वाली किताब होती है उसमें क्या लिखा है? फला व्यक्ति को फांसी दे दिया गया, वहां ब्रैकेट में नीचे लिखा रहता है कि राष्ट्रपति ने क्षमा कर दिया। तो आप देख रहे हैं फला व्यक्ति को सिद्धांत पे फांसी दिया गया, राष्ट्रपति ने क्षमा कर दिया। दूसरी बात है, तो न्यायालय का निर्णय नहीं बदलेगा। सही बात। क्षमादान की शक्ति न्यायालय के निर्णय को बदल देती है, तो गलत बात हो गया ना। और सत्य कथन का चयन करना, तो सी लगाइए। क्षमादान शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति परीक्षण से पूर्व, दौरान, उसके पश्चात सभी स्थितियों में कर सकता है। सही बात है, सी लगाइए। अब चलिए, संघ के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। अरे भाई, अनुच्छेद 78 के तहत बताया था 3 बात ना, इसमें ये बात है ना। राष्ट्रपति विधायन के प्रस्ताव से संबंधित सभी सूचनाओं की मांग कर सकता है। सही बात है, दोनों सही है। राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को संबोधित करने, संदेश भेजने का अधिकार है। सही बात है, तो सब सही होगा इसमें। इसी का चलिए, निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति पद पर कार्य किया है? ये बताइए। फखरुद्दीन अली अहमद साहब राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति थोड़ा रहे। नीलम संजीवा रेड्डी साहब भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। हिदायतुल्लाह साहब रहे, शंकर दयाल शर्मा साहब रहे। तो यहां पर 3 और 4 आंसर होगा ना। आगे चलिए, निम्न में से कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहा? अरे अटल बिहारी वाजपेयी साहब उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। अब बोला था कि उसका लिस्ट में नाम, नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम पे भेजा हूं, बोला था टेलीग्राम पर जाकर उसको ढूंढ डालिए, उसी में नोट्स होगा। उसका नोट्स पूरा केंद्र सरकार का एक नोट्स होगा, संवैधानिक पदाधिकारियों का 30-40 पेज का, उसको निकाल के पढ़ डालिए, सब उसमें लिख डालिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी। और फिर इसके बाद जो है, अब चलिए आगे, निम्नलिखित में से जो उपराष्ट्रपतियों विचार करिए कार्यकाल का सही। ये बताइए, सबसे पहले तो बीबी गिरी साहब, फिर इसके बाद जो है पाठक साहब आए थे। पाठक साहब के बाद जो है BD जत्ती साहब आए। BD जत्ती साहब के बाद जो है वह M हिदायतुल्लाह साहब आए। तो यहां पर 1 नंबर तो पहले ही हो जाएगा, 1 नंबर पहले हो जाएगा, फिर 4 नंबर हो जाएगा, फिर 3 नंबर, 2 नंबर हो जाएगा। ये होगा आंसर। अब चलिए, प्रधानमंत्री की कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के संदर्भ में सही है? वह मंत्रिमंडल के सभी फैसलों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है। सही बात। वह सभी विधायी प्रस्ताव और संघ, वही अनुच्छेद 78 है, उसी को थोड़ा पढ़ लीजिएगा। सभी विधायी प्रस्ताव और संघ के शासन से संबंधित जानकारी राष्ट्रपति को देता है। सही बात है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संसद द्वारा पारित विधेयक पर वह राष्ट्रपति की ओर से हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर कौन करेगा? राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा। राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेगा। समस्त नियुक्तियां करने में वह राष्ट्रपति की मदद करता है। चलिए, ये तो सही होगा। 3 नंबर हटाइए, तो 3 नंबर हटा दिए, तो 3 तो ऐसे ही गलत हो गया, तो वही लगाइए 1 2 4।
अब चलिए अगला, निम्न में से उचित कूट का चयन करें। जाकिर हुसैन की मृत्यु होने पर बीवी गिरी ने कार्यभार रूप में राष्ट्रपति का पद संभाला, सही बात है। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु होने पर बीडी जत्ती ने कार्यभार राष्ट्रपति पद संभाला, सही बात। दोनों सही होगा, स्टेटमेंट दोनों सही होगा। अब चलिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली एकल संक्रमणीय मत विधि से होता है, सही बात है भाई। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव सही है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी विवाद का निर्णय चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। अरे राष्ट्रपति थोड़ी ना करता है, निर्वाचन सुप्रीम कोर्ट करेगा ना। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। स्टेटमेंट गलत। उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पुनर्स्थापित किया सकता। अभी बोला हूं, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले राज्यसभा में संकल्प आएगा, उसके बाद लोकसभा में जाएगा। राज्यसभा जो है वह तात्कालिक बहुमत इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करेगा, फिर लोकसभा जो है साधारण बहुमत से पास करेगा। ये तो गलत हो गया ना स्टेटमेंट। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से और लोकसभा में साधारण बहुमत से। ये तो सही है, तो सही पूछ रहा है, तो सही पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? 1 और 4 सी लगाइए। अब हम लोग पढ़ते हैं स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। अब ये जो आज पढ़ाऊंगा उसका टेस्ट जो है अगली क्लास में, 3 क्लास होती है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो सैटरडे वाले क्लास में इसका टेस्ट होगा। आज थर्सडे है तो अब जो है सैटरडे को क्लास होगा, तो उसका टेस्ट जो है, इसका जो पढ़ाऊंगा आज उसका टेस्ट उस दिन होगा सैटरडे को। अब एक दिन का गैप मिलता है कभी कभी, मान लीजिए एक दिन के गैप में आप लोग थोड़ा तैयार कर लिया करिए, तभी तो टेस्ट देने में अच्छा लगेगा। और 6:30 बजे टेलीग्राम पर टेस्ट पेपर चला जाता है, जाकर वहां टेस्ट दे लिया करिए। वैसे तो 10-15 मिनट का काम है, लेकिन फिर भी 6:30 बजे भेज दिया जाता है कि आप लोग कम से कम आधे घंटे में टेस्ट दे लीजिए। और 7 बजे यूट्यूब पर जो है वीडियो मिला लिया करिए। और सभी लोग टेलीग्राम से जुड़िए। देखिए लोकसभा अध्यक्ष, तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष में हम लोग को पहले तो सामान्य पहलू पढ़ना है, सामान्य पहलू पढ़ना है, फिर लोकसभा का जो है लोकसभा अध्यक्ष का कार्य आवश्यक शक्तियां पढ़ना है। तो यहां पर ध्यान रखिए कि जैसे जब भी हम लोग के यहां सामान्य चुनाव होता है या मध्यावधि चुनाव होता है, देखिए चुनाव 3 तरह का होता है। चुनाव जो है, एक तो मान लीजिए सामान्य चुनाव होता है, जनरल इलेक्शन, सामान्य चुनाव। दूसरा होता है मध्यावधि चुनाव, मध्यावधि चुनाव। और तीसरा होता है उपचुनाव, उपचुनाव। तो ये जो सामान्य चुनाव है, ये ध्यान रखिए कि जैसे मान लीजिए ये कोई चुनाव है, तो सामान्यतः जो है वो देखा जाए तो ये जो लास्ट में 6 माह है, यदि सपोज करिए यहां से लेकर जो है यहां तक जो है कोई चुनाव हो रहा है, इसके मध्य हो रहा है, मान लीजिए इसके मध्य हो रहा है, इस लास्ट में ये 6 महीने के मध्य हो रहा है, तो उसको हम लोग सामान्य चुनाव कहेंगे। यहां तक क्लियर? तो सामान्य चुनाव यदि होता है तो सामान्य चुनाव का मतलब समझ गए कि 4.5 वर्ष के बाद यदि चुनाव होता है तो उसको हम लोग सामान्य चुनाव कहेंगे। और मध्यावधि चुनाव, मिड टर्म इलेक्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए यहां पर कोई चुनाव हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे मध्यावधि चुनाव, मतलब 4.5 वर्ष से पहले कोई चुनाव हो रहा है तो। और उपचुनाव का मतलब होता है कि किसी सदस्य की मृत्यु हो गई तो 6 माह के भीतर चुनाव संपन्न होता है, और जो नया सदस्य चुन कर आता है वह जो है शेष अवधि के लिए होता है। यहां तक क्लियर? अब जैसा समझिए, तो सामान्य चुनाव और मध्यावधि चुनाव के बाद जो है जो लोकसभा अध्यक्ष है, उसमें 2 तरह की चीजें हैं। एक तो प्रोटेम स्पीकर आप लोग पढ़ते हैं, प्रोटेम स्पीकर। ये जो प्रोटेम स्पीकर है, प्रोटेम स्पीकर का क्या मतलब होता है? अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष का मतलब है कि जब अभी बताया कि मध्यावधि चुनाव और जो है सामान्य चुनाव, जनरल इलेक्शन, वहां पर जो है चुनाव के बाद, अब मान लीजिए पहली बैठक होनी है, तो पहली बैठक से पहले जो है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पहले तो कंसेप्ट ये क्लियर करिए, जो पहली बैठक है उस पहली बैठक से पहले जो है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा। सामान्यतः किसी वरिष्ठ सदस्य को, जैसे आपको ध्यान होगा 2019 में वीरेंद्र कुमार जी को जो है टीकमगढ़ के जो एमपी रहे हैं,
उनको 7 बार जो है वो चुनाव जीते भी हैं, उन्हीं को जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जैसे हम लोगों के यहां जो है, मैं बताया कि चुनाव के बाद राष्ट्रपति द्वारा पहली बैठक से पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है। अब प्रोटेम स्पीकर 2 ही कार्य करता है, नए सदस्यों को शपथ दिलाता है और नए स्पीकर के चुनाव का संचालन करता है, और दोनों कार्य के समाप्त होने के बाद प्रोटेम स्पीकर का पद स्वमेव समाप्त हो जाता है। अब यहां पर थोड़ा सा बात इसको पहले बनाता हूं, तब ज्यादा समझ में आएगा। यहां मान लीजिए सब करिए लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा भंग हो गई, डिसॉल्व हो गई, और यहां पर मान लीजिए चुनाव हो रहा है, ये चुनाव हुआ। अब चुनाव हुआ तो चुनाव के बाद जो है ये मान लीजिए पहली बैठक होनी है, ये पहली बैठक होनी है। तो पहली बैठक से पहले यहां पर जो है, पहली बैठक से पहले यहां पर प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होगा, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होगी, चुनाव नहीं होता है, सॉरी, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है। तो प्रोटेम स्पीकर की यहां पर नियुक्ति हुई। अब यहां पर प्रोटेम स्पीकर अभी बताया हूं कि क्या कार्य करेगा, तो नए सदस्यों को शपथ दिलाएगा और नए स्पीकर के चुनाव का संचालन करेगा। अब यहां पर थोड़ा ध्यान रखिए, पहली बैठक में जो है सदस्यों को शपथ दिलाया जाता है और नए स्पीकर का चुनाव कराया जाता है। तो यहां पर अब मान लीजिए पहली बैठक शुरू हुआ, अब यहां पर जो है नए स्पीकर का चुनाव हुआ, ये नया स्पीकर आ गया, नया स्पीकर आ गया। अब ये नया स्पीकर यहां पर आ गया, तो ये ध्यान रखिए कि जो पुराना स्पीकर है वो पुराना स्पीकर तब तक पद पे बना रहता है जब तक नया स्पीकर नहीं आ जाता है। और सामान्यतः कब तक रहेगा, तो पहली बैठक तक। क्यों? क्योंकि पहली बैठक में ही नए स्पीकर का चुनाव होता है। और ये जो प्रोटेम स्पीकर है, जब नया स्पीकर चुन लिया जाएगा उसके बाद स्वमेव पद समाप्त हो जाता है। अब प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति दिलाएगा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। अब प्रोटेम स्पीकर का कौन सा कार्य है, तो अभी बताया हूं 2 कार्य है, यह ध्यान रखना है। अब यहां पर समझिए, लोकसभा के भंग होने से या सरकार के जाने से जो स्थायी स्पीकर है, जो परमानेंट स्पीकर है, उसका पद समाप्त नहीं होता है, बल्कि स्पीकर का पद, जैसे मान लीजिए पुराना जो स्पीकर है, ये पुराना स्पीकर है, तो पुराना स्पीकर जो है कब तक पद पे बना रहेगा, जब तक नया स्पीकर नहीं चुन लिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आप देख रहे हैं कि पुराना वाला स्पीकर ये बना हुआ है, आईसी में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हो गई। तो ये 2 तरह के स्पीकर कुछ दिनों के लिए होते हैं, लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हुई तो उसका कार्य अलग है, अभी मैं बताया, और जो परमानेंट स्पीकर है उसका अन्य कार्य भी होता है, प्रशासनिक कार्य होता है, तो वो सब कार्य वो करता है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जब तक नया स्पीकर निर्वाचित नहीं हो जाता है तब तक जो है पुराना स्पीकर बना रहेगा। अब कुछ दिनों के लिए प्रोटेम स्पीकर और पुराना स्पीकर दोनों पद पे बने रहते हैं, क्योंकि दोनों का कार्य अलग अलग है। यहां पर समझिए, अब जब स्पीकर का चुनाव होता है तो यहां पर ध्यान रखिए कि हमारे यहां स्पीकर के शपथ की व्यवस्था नहीं है, वह केवल लोकसभा के सदस्य की शपथ लेता है। अब देखिए, कोई लोकसभा का सदस्य है वही स्पीकर बन सकता है। 6 महीने वाली शर्त नहीं कि स्पीकर बन जाएगा, 6 महीने के भीतर सदस्यता लेना पड़ेगा। सदस्य रहेगा तभी स्पीकर बन सकता है। और पहली बैठक में साधारण बहुमत से स्पीकर का चुनाव होता है, और सामान्यतः सत्ता पक्ष का बहुमत होता है लोकसभा में, इसलिए सत्ता पक्ष का स्पीकर बनता है। और यहां पर ध्यान रखिए, जो हटाने की प्रक्रिया है, स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया क्या है भाई, लोकसभा में 14 दिन पूर्व सूचना, 14 दिन की पूर्व सूचना। तो 14 दिन की पूर्व सूचना देकर लोकसभा में जो प्रस्ताव आएगा, तो यहां पर तात्कालिक बहुमत पढ़ाया हूं, तात्कालिक आबलिक प्रभावी बहुमत, तात्कालिक और प्रभावी बहुमत से यहां पर लोकसभा में पारित होगा। और इसके बाद जो है जिस दिन लोकसभा से पारित होगा उस दिन से पद रिक्त हो जाएगा। अब बताया था कि रिक्त स्थान छोड़कर जितने भी सदस्य हैं उसमें से आधे से ज्यादा पक्ष में मतदान करें। जिस दिन लोकसभा पारित करेगी उस दिन से पद रिक्त हो जाएगा। अब देखिए, स्पीकर का चुनाव कब होगा, इस तिथि का अनुमोदन कौन करेगा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो है इस तिथि का अनुमोदन करेगा, इसकी सूचना जो है लोकसभा महासचिव के माध्यम से सभी सदस्यों को भेजा जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जो डिप्टी स्पीकर है, जो उपाध्यक्ष है,
उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन की तिथि की घोषणा जो है स्पीकर द्वारा किया जाता है। क्योंकि स्पीकर का चुनाव कब होगा इसकी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। अब भारत में स्पीकर पद का जो इतिहास है 1921 से ही दिखाई देता है। और जानते हैं कि जब फ्रेडरिक ब्राइट को जो है देखा जाए तो जो केंद्रीय विधानमंडल हम लोग का उस समय था, तो केंद्रीय विधानमंडल में जो है फ्रेडरिक ब्राइट को स्पीकर मनोनीत किया गया। लेकिन स्पीकर पद का जन्म कहां हुआ? तो ब्रिटेन में। आप जानते हैं कि वहां पर विश्व का पहला स्पीकर कौन? ब्रिटेन का, वही थॉमस हैंगरफोर्ड। भारत में प्रथम निर्वाचित और भारतीय स्पीकर विट्ठल भाई पटेल साहब 1925 में बनाए गए थे। प्रथम निर्वाचित भाई फ्रेडरिक ब्राइट को तो मनोनीत किया गया था ना, और जो हम लोग क्या विट्ठल भाई पटेल थे उनको जो है वो देखा जाए तो निर्वाचित किया गया था। अब प्रथम भारतीय भी थे। अब स्वतंत्र भारत के प्रथम स्पीकर, अब ब्रिटिश भारत के अंतिम स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर साहब। और देखिए आजादी के पहले उपाध्यक्ष यदि कहे तो सच्चिदानंद सिन्हा साहब। आजादी के बाद उपाध्यक्ष पहले तो अनंत सैना मयंगर। तो यहां पर क्या करिएगा कि थोड़ा सा लिस्ट स्पीकर का बनाकर नोट कर डालिएगा, क्योंकि वहां से भी प्रश्न आता रहता है कि कौन कौन सा स्पीकर हमारे यहां बना है, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए अब स्पीकर का जो है लिस्ट बना लीजिएगा, और उसमें कौन कौन लोग 2 बार स्पीकर रहा है उसका भी नाम लिखना है कि कौन कौन लोग हमारे यहां 2 बार स्पीकर रहा। जैसे मान लीजिए आपको ध्यान होगा कि जो मीरा कुमार जी जो है प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष रही हैं। जीवी मावलंकर के विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले लोकसभा में लाया गया था, पारित नहीं हुआ था। नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे स्पीकर रहे जो राष्ट्रपति भी बने। अब 2 बार अभी मैं बताया हूं कि उसका भी लिस्ट बना लीजिए। अयंगर साहब, नीलम संजीवा रेड्डी साहब, गुरदयाल ढिल्लो साहब, बलराम जाखड़, बालयोगी साहब, ये पूरी लिस्ट बनाइएगा कि 2-2 बार स्पीकर कौन था, 2-2 कार्यकाल के लिए कौन कौन रहा। जैसे मान लीजिए अब इसमें क्या किया जाता है कि जैसे एक विवाद और भी चल रहा है। एक चीज और भी बताएं, ये अभी देखे होंगे कि कुछ दिन पहले 3-4 महीने पहले की बात है, डिप्टी स्पीकर का भी लोकसभा में चुनाव नहीं हुआ है। तो डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ है तो जानते हैं कि लोकसभा में जो है जो डिप्टी स्पीकर है मतलब उपाध्यक्ष, तो उसका आर्टिकल थोड़ा ध्यान रखना है 93। और जो विधानसभा में जो डिप्टी स्पीकर होता है उसका आर्टिकल है 178। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने टोका टिप्पणी किया था और कहा था भाई 5 राज्यों में अभी भी जो है डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ, लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ। जबकि 93 में कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके, एज सुन एज मे बी, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि चुनाव नहीं हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया था। ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। अब यहां पर मैं बताया कि अब आपको जो है स्पीकर का कार्य, स्पीकर का क्या क्या कार्य होता है उसको ध्यान रखना है। ये तो सामान्य पहलू हो गया कि स्पीकर का वेतन, स्पीकर किसको अपना त्यागपत्र देगा, डिप्टी स्पीकर को देगा, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देगा, ये सब चुनाव प्रणाली और अन्य चीजें, ये सब आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर ध्यान रखिए स्पीकर का जो कार्य है, तो भाई स्पीकर का पहला तो महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि वह जो है अध्यक्षता करता है। अब जानते हैं कि जैसे मान लीजिए ये लोकसभा है, लोकसभा में स्पीकर है, स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर है, और डिप्टी स्पीकर नहीं है तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन बनाया जाता है। पैनल ऑफ चेयरपर्सन बनाया जाता है। अब पैनल ऑफ चेयरपर्सन में जो है वो देखा जाए तो मान लीजिए 6 लोग हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। तो मान लीजिए स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर नहीं है तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह से पुकारा जाता है। और मान लीजिए कोई भी नहीं है तो तुरंत किसी व्यक्ति को बैठा दिया जाएगा, मतलब तुरंत चुनाव की व्यवस्था ठीक लगाया जाएगा, चुनाव की व्यवस्था, लेकिन किसी को भी सर्वसम्मति से बैठा दिया जाता है। और इसी तरह से राज्यसभा में भी देखिए, राज्यसभा में जो सभापति है वो अध्यक्षता करता है, सभापति नहीं है तो उपसभापति अध्यक्षता करता है, और उपसभापति भी नहीं है तो वही यहां पर भी पैनल ऑफ चेयरपर्सन बनाया जाता है। अब पैनल ऑफ चेयरपर्सन में 6 लोग या 9 लोग बदलते रहते हैं। और इस तरह से ये भी नहीं है तो तुरंत चुनाव की व्यवस्था होती है, ये भी बात ध्यान रखिएगा।
अब फिर कार्य की एक लिस्ट बना लीजिएगा। कार्य की एक लिस्ट बनाना है। जिससे मान लीजिए मैं बताया था स्थगन करना, तो स्थगन करना, तो यहां पर मान लीजिए एडजर्नमेंट करना। तो स्थगन में एक तो निश्चित स्थगन हो गया और एक अनिश्चित स्थगन हो गया। अब निश्चित स्थगन का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए 1 घंटे 2 घंटे के लिए सदन को यदि आगे बढ़ाना है तो उसको निश्चित स्थगन कहा जाएगा। और अनिश्चित स्थगन का मतलब सैंडाई करना। इसका मतलब क्या हुआ, सैंडाई करना। तो सैंडाई का काम भी कौन करेगा, स्पीकर करेगा। जैसे मान लीजिए प्रश्नों की श्रेणियों का निर्धारण करना, जैसे मैं उस दिन बता रहा था कास्टिंग वोट का प्रयोग करना। यदि पक्ष विपक्ष में मत बराबर हो गया तो निर्णायक मत का प्रयोग करता है, उसको कास्टिंग वोट कहा जाता है। निर्णायक मतलब कास्टिंग वोट, तो कास्टिंग वोट का प्रयोग करेगा। मान लीजिए क्षेत्रीय भाषा में कोई बोलना चाहता है तो बोलने की अनुमति देना, धन विधेयक का निर्णय करना, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना। ये बताइए संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता स्पीकर करेगा, स्पीकर नहीं रहेगा तब कौन करेगा, डिप्टी स्पीकर मत टिक लगा दीजिएगा, तब सभापति करेगा, सभापति करेगा, ये टिक लगाइएगा। अब जैसे देखिए सदस्यों को निलंबित करना, जैसे अभी निलंबित किया गया था। संसदीय समितियों का चुनाव करवाना। संसद पर पूरा प्रशासनिक नियंत्रण भी स्पीकर ही रखता है। संसदीय विशेषाधिकार की रक्षा करता है। दल बदल पर निर्णय करता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों का समाधान करता है। ये सब थोड़ा लिस्ट बना लीजिएगा, नोट्स में लिख रखा हूं, लिस्ट बना लीजिएगा। बोला हूं कि जितना भी संवैधानिक पदाधिकारी है सबका लिस्ट जो है टेलीग्राम पर है। टेलीग्राम पर पेपर भी जाता है और आप लोग का मटेरियल भी जाता है। यूट्यूब पर केवल वीडियो चला करेगा। अब बस नियम क्या बना था कि वीडियो 15 नंबर है तो टेस्ट 14 नंबर। वीडियो एक आगे चलता है, टेस्ट एक पीछे चलता है। बस उस डेट में आप खोजेंगे तो मिल जाएगा जाकर। अब जैसा समझिए एक चीज, अब यहां पर ये तो कार्य नोट करिएगा। देखिए भारत और ब्रिटेन, स्पीकर का पद ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि भारत और ब्रिटेन के स्पीकर में अंतर है। ब्रिटेन में वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर का कंसेप्ट है, एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर का कंसेप्ट है। हमारे यहां स्पीकर का पद बदलता रहता है। आप जानते हैं कि ब्रिटेन में जो है वह स्पीकर जो है दल की सदस्यता छोड़ देता है निष्पक्षता के लिए। हमारे यहां दल की सदस्यता नहीं छोड़ पाता है, जिसके कारण दिक्कत आती है। जानते हैं कि ब्रिटेन में जो है जब वो चुनाव लड़ता है तो सामान्यतः जो है निर्दलीय, मतलब कि निर्दलीय कहने का मतलब यहां पर यह है कि कोई भी अपना प्रतिनिधि वहां पर चुनाव नहीं खड़ा करता है। मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं निर्विरोध निर्वाचित हो जाता है। हमारे यहां स्पीकर का पता ही नहीं होता, बाद में स्पीकर बनता है तो चुनाव के समय खूब जो है राजनीति होती है और बाद में स्पीकर भी सदन के भीतर थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है। खैर छोड़िए, तो आप देखते हैं अब एक पद आता है महासचिव का, थोड़ा सा उस पर चर्चा करें। महासचिव, तो देखिए ये जो हमारे यहां ये जैसे लोकसभा है, ये राज्यसभा है, तो लोकसभा राज्यसभा है, ये सेंट्रल हॉल है। तो लोकसभा जो होता है इसका एक महासचिव होता है, मतलब इसका एक सचिवालय होता है। पहले पूरा समझिए, इसका एक सचिवालय होता है, इसका एक सचिवालय होता है और इस सचिवालय का जो प्रमुख होता है उसको जो है लोकसभा महासचिव कहा जाएगा। लोकसभा महासचिव कहा जाएगा। और जो राज्यसभा है तो उस राज्यसभा का सचिवालय होता है। और जब राज्यसभा का सचिवालय है तो इसका जो प्रमुख होगा इसको भी महासचिव कहा जाएगा। अब यहीं पर समझिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सचिवालय अलग अलग होता है, दोनों के महासचिव अलग अलग होते हैं। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति जो है स्पीकर करेगा और राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करेगा, सभापति करेगा। सभापति कौन, मतलब उपराष्ट्रपति। देखिए ये जो महासचिव होता है सेक्रेटरी जनरल, तो ये जो महासचिव होता है लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, बल्कि सरकारी अधिकारी होता है। विश्वविद्यालय का कोई प्रोफेसर हो सकता है और सामान्यतः जो है 65 वर्ष की उम्र तक कार्य करता है। तो यह सदन का गैर निर्वाचित अधिकारी होता है, इसका निर्वाचन नहीं होता है। स्पीकर जो है इंटरव्यू लेकर किसी को भी रख सकता है। मान लीजिए सचिवालय जो सेवा होता है उसी में से प्रमोशन करके भी लोग आ जाते हैं। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बाद तीसरा महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाता है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इसके बाद सेक्रेटरी जनरल, ये माना जाता है। अब फिर यहां पर ध्यान रखिए, महासचिव जो है स्पीकर, महासचिव जो है
स्पीकर और सभापति के नियंत्रण में कार्य करता है, और जो भी अधिकारी इस पद पर जाएगा वो अपने पदनाम के आगे जो IS है चाहे PCS है चाहे कहीं कुछ है वो नहीं लिखेगा जब तक इस पद पर रहेगा। और यहां पर ध्यान रखिए कि सदन का प्रमुख सलाहकार इसको माना जाता है। संसदीय संग्रहालय अभिलेखागार का सर्वोच्च अधिकारी होने के नाते संसद की विरासत का रक्षक है। सदन और सचिवालय का जो वित्त है, जो लेखा है, उस पर नियंत्रण रखता है। सदन की कार्रवाई का ब्यौरा तैयार करता है, और सचिवालय का संगठन जो स्वरूप है उसको व्यवस्थित करता है। मतलब सदन के सचिवालय में विभिन्न पदों पर जो लोग कार्य करते हैं वही लोग सामान्यतः बनते हैं। तो जब बनते हैं तो ऐसी दिशा में सचिवालय का जो संगठन स्वरूप है इस प्रकार बनाकर रखता है जिससे जो है संसदीय कार्य जो है कुशलता पूर्वक चल सके। ये सब इसका कार्य भी नोट करिएगा। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि थोड़ा सा हम लोग जो है कैग भी पढ़ लें, कैग भी पढ़ लिया जाए। कैग का मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो देखिए मैं बताया कि हम लोग पीटी में सामान्यतः इसका विश्लेषण नहीं करेंगे, इस पर हम लोग केवल इसकी सामान्य बातों को जानेंगे। तो यहां पर जो सामान्य पहलू है एक तो ये जानिए, और फिर कैग का जो कार्य है, जो शक्ति है, उसको जानिए। महत्व समस्या में इनसे मैं लिखवाता ही हूं। तो देखिए कैग का पद 1935 के अधिनियम से लिया गया है, लेकिन यह भ्रामक पद नाम है। क्यों? क्योंकि यहां लिखा है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कंट्रोलर मतलब नियंत्रण, और ऑडिटर का मतलब होता है लेखा परीक्षा। तो यहां पर जो है ये केवल लेखा परीक्षा का कार्य करता है, नियंत्रक का कार्य नहीं करता है। इसीलिए 1935 का से पद लिया गया, लेकिन कहीं न कहीं जो ये पदनाम है वो भ्रामक माना जाता है, क्योंकि जनता के धन पर नियंत्रण संसद रखती है, कैग नहीं रखता है। नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इसका ओहदा है, ओहदा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, या इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो जाए। तो यह प्रसाद पर्यंत पद नहीं है, क्योंकि उसी बिल से हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और जानते हैं कि कैग के लिए जो है पदनाम का उल्लेख हमारे यहां नहीं किया गया है। पदनाम का, अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, जैसे मान लीजिए हम लोग के यहां जो है योग्यता के बारे में जो उल्लेख नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ भी नहीं है। इसका मतलब एक भाई भारत का नागरिक होना चाहिए, एक सामान्य जो पहलू है। अब मैं बताया कि कोई अधिकारी है, या मान लीजिए लंबे समय तक प्रोफेसर रहा है या सचिवालय कार्य किया है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी इसमें रखा जा सकता है, कैग के रूप में रखा जा सकता है। अब यहां पर जो सामान्य पहलू है और उसका कैग का सब नाम भी नोट कर डालिएगा, क्योंकि वहां से सबका लिस्ट बना डालिएगा। पहला कैग कौन? पहला कैग कौन? वी नरहरि राव, वी नरहरि राव, ऐसे नोट कर डालिएगा सब, क्योंकि नोट नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। राजीव महर्षि साहब बने थे 2017 में, ऐसे नोट कर डालिएगा। अब यहां पर थोड़ा सा इसका कार्य मैं बता दूं। देखिए जो कैग है, ये जो कैग है वो हमारे यहां इंटीग्रेटेड जो है वह ऑडिट सिस्टम है, मतलब एकीकृत लेखा परीक्षा। एकीकृत लेखा परीक्षा, एकीकृत लेखा परीक्षा का पद है। तो देखते हैं कि हमारे यहां जो है ये जैसे केंद्र है और ये राज्य है। तो यहां पर केंद्र स्तर पर जैसे मान लीजिए एक तो लेखा बनाना है, लेखा बनाना है, और दूसरा जो है लेखा परीक्षण करना है। भाई लेखा बनाने का मतलब बैलेंस शीट बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, चाहे मान लीजिए सबको करिए कैश बुक बनाना, इस तरह की चीजों को हम लोग लेखा बनाना कहते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिए कि जो लेखा बनाने का काम केंद्र स्तर पर होता है वो मुख्य लेखा अधिकारी करता है, मुख्य लेखा अधिकारी। और लेखा परीक्षण का काम ही कैग करता है। और इन आप जानते हैं
कि पहले एक कैग के नियंत्रण नहीं होता था, लेकिन 1976 में दोनों कार्यों को अलग कर दिया गया। लेखा बनाने का काम अलग और लेखा परीक्षण का काम अलग। और राज्य स्तर पर अभी भी कैग के नियंत्रण में ही जो है लेखा बनाया जाता है, लेखा बनाना और लेखा परीक्षण भी होता है। लेखा परीक्षण दोनों काम कैग ही करता है। यहां पर दोनों काम कैग ही कर रहा है। और यहां पर देख रहे हैं कि 1976 में अलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया। अब यहां पर एक चीज समझिए, जैसे लेखा परीक्षण किया गया, एक तो मान लीजिए सामान्य रिपोर्ट तैयार किया, एक तो सामान्य रिपोर्ट तैयार किया और दूसरा जो है सार्वजनिक उपक्रम संबंधी रिपोर्ट तैयार किया। जो सार्वजनिक पैसा खर्च हुआ है, सार्वजनिक उपक्रम संबंधी रिपोर्ट तैयार किया। अब जैसे यहीं पे समझाता हूं, ये दोनों रिपोर्ट किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति इसको कहां रखवाएगा? तो संसद में रखवाएगा। राष्ट्रपति कहां रखवाएगा? तो संसद में रखवाता है। संसद में रखने के बाद जो है समितियां इसकी जांच करती हैं, समितियां जांच करती हैं। और जो समितियां जांच करती हैं, तो समितियों में दो समितियां हैं। एक तो समितियां जो है पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, और दूसरा पीयूसी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। आगे पढ़ाऊंगा तो आप देखते हैं कि ये जो लोक लेखा समिति है वो सामान्य रिपोर्ट की जांच करती है, और पीयूसी जो है सार्वजनिक उपक्रम संबंधी रिपोर्ट की जांच करती है। और दोनों समिति अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? दोनों समिति अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? स्पीकर को देंगे। स्पीकर इस पे कार्रवाई करता है, कार्रवाई करता है। ये एक सिस्टम, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर थोड़ा सा राज्य स्तर पर समझिए। राज्य स्तर पर लेखा परीक्षण का काम कैग किया। अब कैग यहां पर भी क्या करेगा? यहां पर भी X1 और X2 दो तरह की रिपोर्ट तैयार करेगा। मतलब सामान्य रिपोर्ट तैयार करेगा, सार्वजनिक उपक्रम संबंधी रिपोर्ट तैयार करेगा, और दोनों रिपोर्ट तैयार करके सभी राज्यों के राज्यपालों के पास भेज देता है। राज्यपाल विधानमंडल में रखता है। एक सदन है तो एक सदन में, दो सदन है तो दोनों सदन में रखा जाएगा, विधानमंडल में रखा जाएगा। इसके बाद यहां पर समितियां बनाई जाती हैं। यहां पर भी समितियां बनाई जाती हैं, और वही दो तरह की समितियां, मान लीजिए इसको Z1 मान लिया, इसको Z2 मान लिया, तो यहां पर Z1 समिति बनेगी और Z2 समिति बनेगी। वही लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति। ये समितियां अपनी रिपोर्ट किसको देंगी? स्पीकर को देंगी, विधानसभा अध्यक्ष को। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष जो है इस पर कार्रवाई करेगा। तो यहां पर ध्यान रखिए कि केंद्र और राज्य स्तर पर किए गए समस्त जो लेखा है, समस्त जो खर्च है, उसकी ये जांच करता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, पंचायत का लेखा परीक्षण, सहकारी समितियों का लेखा परीक्षण, यह राज्य सूची का विषय, इसलिए राज्य सरकार कराती है। बाकी छोड़कर सब जो है कैग के नियंत्रण में होता है। और राष्ट्रपति की सहमति से जो है यह निर्धारित करता है कि लेखा की विधि क्या होगी, कैसे प्रारूप बनेगा, तो उसको निर्धारित करता है। जो भी हमारे यहाँ सरकारी कंपनियां हैं, लोक निगम है, उसकी जांच करता है। और मान लीजिए राष्ट्रपति राज्यपाल जो है यदि कहता है तो अन्य संस्थाओं का भी लेखा परीक्षण कर सकता है जो राज्य द्वारा वित्त पोषित नहीं है। जैसे चिट फंड घोटाला जो हुआ था, शारदा चिट फंड घोटाला, सत्यम घोटाला, इस तरह से घोटालों की जांच भी कर सकता है। केंद्र और राज्य का जो वार्षिक लेखा है उसका वेरिफिकेशन करता है, प्रमाणीकरण करता है। अरे भाई, हमारे यहाँ वित्तीय वर्ष कब से है? वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का होता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का जो वित्तीय वर्ष होता है, 31 मार्च को सब लिखा पढ़ी हो जाएगा। उसके बाद नया कार्य शुरू होता है, उसको प्रमाणीकरण, वेरिफिकेशन कहा जाता है। जो वर्ल्ड बैंक से पैसा आता है, IMF से आता है, ADB से आता है, उन सब का लेखा जोखा रखना। या इसी प्रकार से देखते हैं कि जब संसदीय समितियां जांच करती हैं तो वहां पर जो है इसके प्रतिनिधि कैग के जाकर वहां पर भी सहायता करते हैं। मान लीजिए लेखा परीक्षा जो कार्यक्रम होता है, उससे संबंधित जो पुस्तकें हैं, जो पत्रिका है, उसका संचालन, या इसी प्रकार से देखते हैं इस तरह का क्रियाकलाप होता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वित्तीय जो अनियमितता है, जो भ्रष्टाचार है, जो घोटाला है, उस पर अंकुश लगाने का यह प्रयास करता है। इस तरह से इसका कार्य का लिस्ट बना डालिएगा। और फिर हम लोग जो है, अब इसमें मेंस को हम लोग नहीं लाएंगे, अन्यथा जो है सब आपस में मिल जाएगा, इसलिए सामान्य पहलू पर ही चर्चा होगी। और ये मैं बताया, स्पीकर बताया, कैग पढ़ाया, महासचिव पढ़ाया। और यहां पर जो है वो देखा जाए तो जैसे एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि हम लोग के यहां जो है, जैसे अब जैसे मैं आगे क्या करूंगा कि आगे आप लोग को जो है
कुछ जो जैसे संसदीय सचिव का पद है, तो देखिए संसदीय प्रणाली में संसदीय जो सचिव का पद है, यह पद जैसे मान लीजिए संसद का कोई सदस्य है तो मंत्रियों की सहायता के लिए पद बनाया जाता रहा है। तो वास्तव में यह पद जो है भावी मंत्रियों के प्रशिक्षण के लिए बनाया जाता है। लेकिन पिछले वर्षों में विवाद उत्पन्न हो गया संसदीय सचिव के पद को लेकर। हाई कोर्ट ने दिल्ली और कलकत्ता तमाम जगहों के संसदीय सचिव को असंवैधानिक भी घोषित कर दिया। समस्या क्या है? तो इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से यह मेल नहीं खाता है। अनुच्छेद 102 जो 1 क है या मान लीजिए 19(1) क है, तो कहीं न कहीं उसकी धारा से भी मेल नहीं खाता है। भाई लाभ का पद धारण किया व्यक्ति जो है सदस्य नहीं बन सकता। एक प्रकार से यह लाभ का पद ही तो हो गया। संसदीय सचिव राज्य मंत्री के समान पद का ओहदा भी दिया जाता है। और फिर हम लोग क्या मंत्रिपरिषद को सीमित करने संबंधी जो प्रावधान बनाया गया, मैं पढ़ाया भी था आप लोगों को कि 15% ही मंत्री बन सकते हैं या 12 जो भी अधिक हो। तो आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं उससे भी मेल नहीं खाता है, संविधान की मूल भावना से मेल नहीं खाता है। लेकिन यहां ध्यान रखिए मैं लाभ का पद आगे पढ़ा भी दूंगा कि सरकार चाहे तो केंद्र सरकार राज्य सरकार जो है किसी पद को लाभ के पद से जो है वो घोषित अलग कर सकती है। और इस तरह से यह विवाद जो है समाप्त हो गया। तो थोड़ा थोड़ा जो करंट में निकलता रहता है वो भी पढ़ लेना चाहिए। जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ का पद है, तो लाभ का पद का जो शब्द है वो अनुच्छेद 102 में इसका उल्लेख किया गया, लेकिन परिभाषित नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पद ऐसा लाभ के पद का मतलब पद पर नियुक्ति सरकार के द्वारा हुई हो, पदाधिकारी को सरकार स्वेच्छा से हटा सकता हो, वेतन भत्ते राजस्व दिए जाते हो, पदाधिकारी का कार्य निश्चित हो, कार्य प्रक्रिया पर सरकार का नियंत्रण हो, ऐसे पद को लाभ का पद कहा जाता है। और लाभ के पद का निर्धारण केंद्र सरकार और राज्य सरकार, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों कर सकता है। और सरकार चाहे तो किसी पद को लाभ के पद के दायरे से अलग भी निकाल सकती है। लेकिन देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है मंत्री लाभ का पद नहीं माना जाता। यहीं पर इसको रोकिए, फिर सैटरडे को हम लोग की क्लास होगी, तब तक इसको तैयार करके रखिएगा। और फिर 6:30 बजे मैं टेलीग्राम पर पेपर भेजूंगा, उसको सॉल्व करिएगा। सभी लोग का धन्यवाद।